नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का परिवर्तन क्लासेज मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि देखेंगे, हमने आज एक प्रैक्टिस सेट लाया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो आने वाले एग्जाम है, जैसे आपका एनटीपीसी हो गया या आपका एलपी हो गया, इस सीपीओ का हो गया, या आपका देखिएगा यूपीपी का भी आने वाला है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। यूपीएसआई का आने वाला है वैकेंसी, उसके लिए भी उपयोगी उपयोगी रहेगा। तो कहने का मतलब जितने भी उपयोग इधर आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, सभी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी सेशन होने वाला है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चनों पर। देखेंगे एक एक क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व करेंगे, और ध्यान से आप लोग सोल्व करते रहिएगा क्वेश्चनों को। क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या कहा गया है, जरा समझेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर और 40 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कह रहा 3 किलोमीटर की चार क्रमिक दूरियां मतलब हो गया चारों के चारों दूरियां बराबर हैं। ठीक है ना। चारों की चारों दूरियां क्या है, बराबर है, वो भी हर एक 3-3 किलोमीटर का है। हर एक दूरी 3-3 किलोमीटर का है। और कह रहा है इस दूरी में कार की औसत चाल क्या है। देखिएगा, ये आपको निकालना है। ये क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है, अभी जस्ट आया हुआ है, पिछले साल जो एग्जाम हुआ है नवंबर के महीने में एएलपी का, उसमें आया हुआ है। ठीक है ना। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जरा चेक करते हैं कैसे कैसे इस क्वेश्चन को लगाया जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को लगाने बैठेंगे ना, तो आप अगर ये 3 किलोमीटर का यूज कर देंगे तो आपको लगाने में, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे, देखिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, हम आपको थोड़ा बता दे रहे हैं। जैसे चार दूरियां हैं और चारों की चारों दूरियां ना 3-3 किलोमीटर की होनी चाहिए। 3 किलोमीटर का, फिर से 3 किलोमीटर का, फिर से 3 किलोमीटर का, और अगला वाला भी हो जाएगा 3-3 किलोमीटर का। ये चार दूरियां बराबर होनी चाहिए। पहले वाले 3 किलोमीटर में जब वो जाएगा तो यहाँ पर उसे चलना है कितने की स्पीड से। तो कहा गया यहाँ पर उसकी स्पीड होनी चाहिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर होनी चाहिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर होनी चाहिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर होनी चाहिए उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो कुल मिला करके ओवरऑल औसत क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो जब दूरियां यहाँ पर बराबर ही हैं, तो हम ना अगर 10 से यहाँ पर 3 में भाग देंगे, 20 से 3 में भाग देंगे, 30 से 3 में भाग देंगे, 60 से 3 में भाग देंगे, तो हमारा मान आएगा उसका समय। और ऐसे इस प्रकार से अगर आप समय निकालेंगे तो आपको निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम आपको इसका सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं कैसे आप लगाएंगे। एक काम करिएगा, जो दूरी है ना, इस दूरी को आप क्या करिए, इस दूरी को आप मान लीजिएगा ये 3 किलोमीटर ना मान करके आप ऐसा कोई दूरी मानिएगा जिससे हम आसानी से, जिसमें हम क्या कर सके, 10 से, 20 से, 30 से और 60 से भाग दे सके। ये हम अपनी तरफ से दूरी ऐसा कुछ मान लें। अपनी तरफ से हम ऐसा कोई दूरी मान लेते हैं जिसमें हम 10 से भी भाग दे सके पूरा पूरा, 20 से भी भाग दे सके, 30 से भी भाग दे सके, और 60 से भी पूरा पूरा हम भाग दे पाए, हमें देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा दूरी मानने के लिए इन सभी जो ये चालें हैं, इनका हम क्या मान लेंगे, एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया। इनका एलसीएम जब आप देखेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 किलोमीटर 60 आ जाएगा। अगर 60 आ जाता ना, तो एक काम करते हैं, हर एक दूरी को हम 60 किलोमीटर मान लेते हैं। हर एक दूरी को हम 60 किलोमीटर मान लेते हैं। देखेंगे ये भी 60 किलोमीटर, ये भी 60 किलोमीटर, ये भी 60 किलोमीटर, और ये भी 60 किलोमीटर। हर एक दूरी को 60-60 किलोमीटर मान लेंगे तो बड़े आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, यहां से हम निकाल देते हैं ना समय। समय निकालेंगे तो कैसे समय निकलेगा, समय निकालेगा 60 किलोमीटर जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। समय बराबर क्या होता है, टाइम होता है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। टाइम जब ये निकालेंगे यहाँ से तो डिस्टेंस जो भी है उसमें स्पीड से भाग देंगे। यानी कि 60 में हम 10 से भाग दे रहे होंगे तो हमारा समय आ जाएगा 6 घंटा, यहाँ से पहले वाले से। 60 में 20 से भाग देंगे तो 3 घंटा यहाँ पर। 60 में 30 से भाग देंगे तो 2 घंटा यहाँ पर। 60 में 60 से भाग देंगे तो 1 घंटे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये हमने समय निकाल दिया, सभी के सभी समय को निकाल दिया। अब हमें निकालना औसत चाल। अगर हमें औसत चाल निकालना, तो औसत चाल बराबर होता क्या है, एवरेज स्पीड हम निकालेंगे। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा,
कुल चली गई दूरी बटा लगा कुल समय से हम एक लाइन में निकालेंगे। कुल चली गई दूरी बटा लगा कुल समय। कुल चली गई दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। सबको जोड़ देंगे तो मान हो जाएगा 240 किलोमीटर। 60 60 60 सबको जोड़ेंगे तो 240 किलोमीटर। समय कितना लगा हुआ है? 6 3 9 2 11 और 1 12। टोटल लग गए हैं, समय लगा हुआ है 12 घंटा। इसमें इससे भाग देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऊपर वाला मान किलोमीटर में, नीचे वाला मान घंटे में, तो जो भी हमारा मान आएगा वह हमारा आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। और वह आया कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड, जो किस ऑप्शन में है? तो आप बोलेंगे ए ऑप्शन में है। ठीक है ना? आप लोग अपना आंसर बताते रहेंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले एक बार अपने खुद सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद में आप सलूशन देखिएगा। ये क्वेश्चन तो देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको इसके बारे में और आपको बता देंगे, दो चार चीजें और बता देंगे इसके साथ में। कहीं कोई जरूरी तो है नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए। देखिए तो आ ही गया है पहले, तो हो सकता है कोई और आ जाए। देखिएगा क्वेश्चन में ये कहा गया है कि x प्लस एक बटा एक्स बराबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? देखिए दो तीन चीजें हम आपको बता दे रहे हैं, समझिए। ज्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं। x प्लस एक बटा एक्स बराबर, अगर आपका p दिया गया है, x प्लस एक बटा एक्स बराबर यदि आपको p दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे पी स्क्वायर माइनस 2। पी स्क्वायर माइनस होता है ये 2 के, यहाँ हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2। ये होता है पहला। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या हो जाता है? x माइनस एक बटा एक्स बराबर, यदि x माइनस एक बटा एक्स बराबर अगर p दिया गया है, यदि x माइनस एक बटा एक्स बराबर अगर p दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो वह हो जाता है पी स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। माइनस वाले में प्लस, प्लस वाले में माइनस। ये बातें दोनों ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा। देखिएगा मान लीजिए अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, तो अगला हो जाएगा x प्लस एक बटा एक्स बराबर, अगर आपको p दिया गया है, x प्लस एक बटा एक्स बराबर अगर आपको p दिया गया है, तो एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब का जो मान आता है वो क्या हो जाएगा? पी क्यूब माइनस होता है 3p। पी क्यूब माइनस हो जाता है 3p। चौथी बात एक और ध्यान रखिएगा, क्या हो जाता है? x माइनस एक बटा एक्स बराबर अगर आपको p दिया गया है, तो एक्स क्यूब माइनस एक बटा एक्स क्यूब का मान क्या होगा? तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा पी क्यूब प्लस हो जाएगा 3p। देखिए अब यहाँ देखेंगे, प्लस वाले में यहाँ पर माइनस होता है, माइनस वाले में माइनस का ही मान निकलता है, लेकिन यहाँ पर प्लस होता है। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना? ये चारों ही अक्सर आपको आते रहते हैं क्वेश्चन। इसमें से एक पर आपको क्वेश्चन दिया गया, आप मिलान करिए, खुद देखिए चारों में से कौन से क्वेश्चन पे आपका दिया, कौन से वाले पे दिया गया है। आप ध्यान से देख करके बताइए किस पर दिया गया है। हाँ पहले वाले पे। देखिएगा पहले वाले पे दिया गया है। पहले वाले जब दिया गया तो पहले वाले से मिलान करिए। देखिए x प्लस एक बटा एक्स बराबर अगर p है, यहाँ पर क्या दिया? x प्लस एक बटा एक्स बराबर 5 है। इसका मतलब इस p की वैल्यू ना 5 आ गया डायरेक्ट। आपसे आगे मान पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? पी स्क्वायर माइनस 2 है। तो पी का जो भी मान आया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस अब एक बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 2 डायरेक्ट रख दीजिए। पी का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस जाएगा 2, बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 23। जो हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में छुपा हुआ आंसर? सी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया थोड़ा सा हमने अपनी तरफ से भी क्रिएट किया है कि जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो पाए। आगे देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? 8 के क्रमागत तीन गुणजों का योग 2424 है, तो सबसे बड़ा गुणज ज्ञात कीजिए। देखिए तीन संख्याएं हैं, वो भी लगातार हैं, क्रमागत हैं और 8 से कटने वाली हैं। तो हम क्या करते हैं ना, इन तीनों संख्याओं का जब योग दिया गया है 2424, इनका हम ले लेते हैं एवरेज। देखिए समझिए, एक संख्या यहां पर है, एक संख्या यहां पर है, एक संख्या यहां पर, ये तीन संख्याएं हैं।
और तीनों लगातार है, क्रमागत है। अगर यहां से यहां तक आएंगे तो भी 8 बढ़ेगा, यहां से यहां तक आएंगे तो भी 8 बढ़ेगा। 8 के क्रमागत 3 गुणजों, इसका मतलब है ना दोनों हर एक संख्या में देखिए, पहले संख्या दूसरे पे आएंगे तब भी 8 बढ़ेगा, दूसरे से तीसरे पे जाएंगे तब भी 8 बढ़ेगा, यानी कि 8 8 बढ़ रहा होगा। तो जरा देखिएगा, जब इन तीनों का अगर हम योग की बात करते हैं ना, जब बराबर गैपिंग पे आ रहा है तो तीनों का योग आपको ऑलरेडी दिया गया है। और योग कितना दिया है? तो आपसे कहा गया 2424, इसका योग दिया गया है। अगर 2424 योग दिया गया है तो हम एक काम करते हैं ना, इनका ले लेते हैं एवरेज। एवरेज लेंगे तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे एवरेज जब निकाल रहे होंगे तो ये 2424 में 3 से आप भाग देंगे, ये तो एवरेज आएगा। 3 से आप भाग दीजिएगा तो 3 से काटेंगे तो मान कितना आ जाएगा? मान कितना आएगा भाई बताइए? 3 से काटेंगे, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 3 अठे 24, जीरो बढ़ाएंगे 3 अठे 24, यानी कि 808 आएगा। ये जो 808 आया हुआ है ये एवरेज है। एवरेज का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो सबसे मध्य में हो। एवरेज का मतलब होता है सबसे मध्य में होनी चाहिए। जितना उससे आगे की संख्याएं होंगी उतने उसके पीछे की संख्याएं भी होंगी उसी टाइप से। जितना ज्यादा होगा आगे उतना पीछे होगा कम। ठीक है ना? इसका मतलब हो जाएगा ये जो एवरेज हमने निकाला हुआ है यही संख्या हमारी क्या हो जाएगी? यही हमारा हो जाएगा सेकंड संख्या। यही हमारा हो जाएगा सेकंड संख्या, जो कितनी हो जाएगी? 808 हो जाएगी। तो अगर हम आपसे पहली संख्या की बात करते तो पहली संख्या इससे 8 कम, इसमें 8 जोड़ करके ये आया हुआ था, तो इससे ये 8 कम आएगा तो ये कितना हो जाएगा फिर? 800, 800 हो जाएगा। इससे ये 8 ज्यादा होगा तो ये वाली संख्या हो जाएगी 816। हमसे पूछा क्या गया था? सबसे बड़ा गुणज ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा गुणज, देखिए सबसे बड़ा गुणज बताना है। इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ा गुणज कौन सा है? तो आप कहेंगे सबसे बड़ा गुणज हमारा है 816। और जो किस ऑप्शन में है? तो आप बोलेंगे ये ऑप्शन नंबर हमारा है डी। ठीक है ना? ऐसे लगाने होते हैं। कब 8 दे देखिएगा, 3 गुणजों के अलावा 5 गुणज भी दे सकता है, 10 गुणज भी दे सकता है, इस तरीके से भी। लेकिन अगर आपको मान लीजिए सम बार संख्याओं का गुणज दे दिया जाए तो आपका जो औसत आएगा वो बीच में आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है? बता भी दे वैसे भी एक आध क्वेश्चन एग्जांपल में, चलिए देखिए हम आपको बता देते हैं। मान लिया जाए हमने आपसे ये कहा कि चार कोई संख्याएं हैं, 8 से ही कटने वाली चार लगातार संख्याएं हैं। चार लगातार संख्या हम आपको बता देते हैं। हम्म, मान लेते हैं ये 8 से ही कटने वाली ये चार संख्याएं हैं, एक, दो, तीन, और ये हो गया चार। इन चारों संख्याओं का जो योग दिया गया हमने अपनी तरफ से माना हुआ है कि 112 है। ये चार संख्याएं, कहेंगे तीन संख्या तो बड़ी आसानी से आप बीच में निकाल दिए। अब ये चारों संख्याओं का योग दिया गया है 112। तो हमें जरा बताइएगा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब हम आपको बता रहे हैं। यहां पर भी हमें निकालना है औसत, यहां पर भी हमें निकालना है औसत। जब हम औसत निकालेंगे तो चार संख्याओं का योग अगर दिया गया, चार से भाग दीजिए। चार से ज्यों आप भाग देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 28। अगर ये 28 आएगा तो ये सबसे मध्य में आएगा। जब ये सबसे मध्य में आएगा तो दो संख्या आगे दो संख्या पीछे, इसका मतलब सबसे मध्य तो यही आया होगा ना 28। आया होगा या नहीं आया होगा बताइएगा? यहीं पर आया होगा 28 सबसे मध्य में। तो जब यहां पर 28 से आया होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? हर संख्या में कह रहा है 8 8 का अंतर है। अगर यहां से यहां तक में हम 8 बढ़ रहे हैं, यहां से यहां तक में भी हमने 8 बढ़ा है, यहां से यहां भी हमने 8 बढ़ा है, तो इस संख्या से यहां तक आने में 8 बढ़ा है। तो जरा बताइएगा यहां से यहां तक आने में कितना बढ़ा होगा? 4 बढ़ा होगा। अगर 4 बढ़ेगा तो ये वाली संख्या होगी कितनी? 28 में 4 जोड़ करके, 28 में 4 जोड़ करके, 28 में 4 जोड़ करके ये संख्या हो जाएगी 32। समझ में आ गया? अगर एक संख्या निकल गया तो हर एक संख्या को हम निकाल सकते हैं। ये अगर 32 आया है तो ये वाली संख्या हो जाएगा फिर 40, 8 जोड़ करके। अगर ये 32 आया हो तो इससे 8 घटा करके ये वाली संख्या हो जाएगी 24। अगर ये 24 आया तो इससे और 8 घटा करके ये वाली संख्या हो जाएगी 16। तो अब आपसे कुछ भी पूछ ले, सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 40, सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 16। जो भी आपसे पूछेगा आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं किया भाई? अच्छा हाँ, चौथा बताना है। अच्छा कहाँ गया? चौथा देखेंगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में।
समान अंकित मूल्य वाली समान वस्तुओं पर 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए। 6 पाए का मतलब हो गया 6 पाए हैं, मुफ्त नहीं है यहाँ, ध्यान रखिएगा 6 पाए हैं। जैसी योजना छूट प्रदान की जाती है, तो आपको बताना कितने परसेंट का छूट दिया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग लगा कर बताइए आंसर। कमेंट में सभी लोग आंसर बताएंगे। कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग। चलिए देखिए, लग नहीं पा रहा है, हैं? ध्यान से समझिएगा। कहा गया है समान अंकित मूल्य वाली समान वस्तुओं पर 5 खरीदें 6 पाएं। इसका मतलब क्या हुआ आप समझिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि आप गए किसी दुकान पर, 5 का आपने पैसा दिया और 6 लेकर के आप चले आए। खुद सोचिए आप, 5 का आपने पैसा दिया, 6 लेकर के अगर आप चले आए, इसका मतलब हुआ एक आप मुफ्त लेकर के आए कि नहीं आए? बोलिए, एक मुफ्त लेकर के आए ना। अगर 5 आपने 5 का पैसा पे किया, आप 6 लेकर के घर अपने आ रहे हैं, इसका मतलब एक वस्तु आप मुफ्त लेकर के आ रहे हैं। अगर एक वस्तु आप मुफ्त लेकर के आ रहे हैं, तो इसको लगाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है डिस्काउंट परसेंटेज। जब भी निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज जब भी निकालते हैं, जितनी वस्तुएं मुफ्त पाते हैं उसको ऊपर रखना है, बटे के ऊपर। ठीक है, बटे के उसको हम रख देंगे ऊपर, डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब जितनी वस्तुएं हम ले करके चले आते हैं ना, उससे भाग पड़ता है। कहेंगे काहे उससे भाग पड़ता है? इसलिए उससे भाग पड़ता है क्योंकि आपने पैसा तो दिया 5 का, लेकिन सामान तो 6 लेकर के आ रहे हैं ना। तो दुकानदार वाले का तो 6 के 6 वस्तुओं का पैसा लगा ना, इसलिए 6 से भाग पड़ता है। यहां से हो जाएगा, देखिएगा 6 6 लेके आ रहे हैं, इसलिए 6 से भाग पड़ेगा। और परसेंटेज में निकालना है, इसलिए बाहर से गुणे हो जाएगा 100 और लगा देंगे परसेंटेज। 6 से आप इसको काटिएगा, या 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलेंगे 16 सही 2/3%। जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे वो जरूर जानते होंगे, 16 सही 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनिएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले क्या कहा गया है, यक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जेड की कार्य क्षमता यक्स से 5/2 गुनी है। एक साथ करते हुए यक्स वाई और जेड उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? बढ़िया क्वेश्चन। अब बताइएगा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे? आंसर बताइए। देखिए, हम आपको बता रहे हैं क्या क्या दिया गया है। कह रहा है यक्स वाला जो है ना, वो जो काम करता है कै दिन में करता है? 15 दिन में। और वाई वाला जो काम करता है ना, वो कहा गया है 20 दिन में। सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। ये लगाने का तरीका होता है, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो मान हो जाएगा कितना? आप बोलेंगे 60 हो जाएगा। 15 से भाग देंगे, 15 से भाग दे रहे होंगे तो मान हो जाएगा 4 का। 20 से भाग देंगे तो मान हो जाएगा 3 का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल काम 60 है, तो 60 में से यक्स वाला एक दिन में 4 काम करता है और वाई वाला एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। अब अगली लाइन पकड़िए। अगली लाइन में कहा गया जेड की कार्य क्षमता यक्स से 5/2 है। इसका मतलब जो जेड की कार्य क्षमता है ना, यक्स से 5/2 है, यानी कि यक्स का 5/2 है, आप लिख सकते हैं उसको। यानी कि जेड और यक्स का ये रेशियो दिया गया है। कुल मिला करके कुल मिला करके ये जेड और यक्स का रेशियो दिया गया है, जो कितना दिया गया? 5:2 का। 5:2 का दिया गया है, ये रेशियो दिया गया जेड और यक्स की कार्य क्षमता का रेशियो। अगर ये जेड और यक्स की कार्य क्षमता का रेशियो दिया गया है, इसका मतलब हो गया यक्स अगर 2 काम करता है तो जेड वाला 5 काम करता है। लेकिन एक्चुअल में जब आप इधर देखेंगे ना, तो यक्स वाले का जो काम है वो कहा गया है यहां पर 4 है। अरे भाई, जब यक्स का मान यहां पर 4 रेशियो आ रहा है, तो यहां पर 2 रेशियो क्यों आ रहा है? ये तो गलत बात है। तो गलत बात है ना। इसका मतलब यक्स का दोनों जगह रेशियो बराबर होना चाहिए। तो यहां पर रेशियो बराबर करने के 2 से ऊपर नीचे हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा। अब बराबर हो गया। इसका मतलब हो गया है यक्स की जो कार्य क्षमता होगी 4 होगी, वाई की जो कार्य क्षमता होगी 3 होगी, जेड की जो कार्य क्षमता हो जाएगी 5 दुनाए 10 हो जाएगी। अब हमें मान निकालना है।
तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे यही पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, 60 काम तो टोटल था, 60 काम टोटल है। यक्स की कार्य क्षमता 4 है, वाई की कार्य क्षमता 3 है, जेड की कार्य क्षमता 5 × 2 यानी कि 10 है। बस आप भाग दे दीजिए। 60 में क्या करेंगे, आप भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 7 में 10 जोड़ देंगे तो मान हो जाएगा 17। नीचे बटे के नीचे 17 आना चाहिए, 17 हर एक ऑप्शन में है। तो आप भाग दे दीजिए पूरा। 17 से काटेंगे, 17 तिया 51, बचेगा कितना, 9। 9 बटा हो जाएगा ये 17। 3 सही 9 बटा 17 दिन, 3 सही 9 बटा 17 दिन किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ये डी ऑप्शन में है। ये हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहा रहा है, कहा दो संख्याओं का योग 40 है। कोई भी दो संख्या है मान लिया जाए, x और y है। दो संख्याओं का योग 40 दिया गया है, इनका गुणनफल दिया गया है 60। ये हम आपको लिख के बता रहे हैं, ये आपको पहले से ऑलरेडी पता होगा, यहाँ पर दिया ही गया, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक पैटर्न जो बनेगा उसी को जरा समझना है। कह रहा उनके व्युत्क्रमों का योग, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत व्युत्क्रमों का योग की बात करता है। अगर व्युत्क्रमों के योग की बात करता तो अपने दिमाग में सोचिए, आप चलाइए कि यक्स का अगर व्युत्क्रम की बात करते तो 1/x, वाई के व्युत्क्रम की बात करते हैं तो 1/y। इन दोनों का योगफल निकालना है। अक्सर मान चलेगा ऐसे ही हमेशा बार बार आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। और फिर क्या करेंगे, आप इस तरीके से मान लिख देंगे, इसको निकालेंगे मान, तो यक्स और वाई इनका आप लेंगे एलसीएम, यक्स वाई हो जाएगा। ऊपर जब आप जोड़ेंगे ना, यक्स से काटेंगे तो वाई प्लस यक्स आएगा। वाई प्लस यक्स को हम यक्स प्लस वाई ही ऊपर भी लिख सकते हैं। ये पैटर्न जो आपके सामने आया हुआ, ये अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए, कई बार आ चुका है। इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे, इसका हम ना डायरेक्ट यूज करेंगे। देखिए कैसे यूज होगा, जरा समझने की कोशिश करिएगा। कैसे यूज हम करने वाले हैं इसका, हम डायरेक्ट मान भर देंगे। एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया गया है, एक्स प्लस वाई का मान दिया गया है 40, एक्स इंटू वाई का मान दिया गया है 60। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से काट देंगे तो मान हो जाएगा 2/3। आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2/3। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि एक्स का मान क्या होगा या वाई का मान क्या होगा, तो आपको ना फिर इन दोनों को लेकर के लगाना पड़ेगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला। इसमें क्या होता है, पहले तो आपको लगाना पड़ेगा एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो वहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगा। और फिर एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा, तब वहां पर से मान निकलेगा एक्स माइनस वाई का। और जब एक्स माइनस वाई का मान निकलेगा तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का यूज करके तब आप निकाल सकते हैं एक्स और वाई का मान। ठीक है। या आप डायरेक्ट अगर इन दोनों को डाटा देख करके आप समझ जाते दोनों संख्याएं क्या है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि दो ऐसी संख्या जिनका योग करके 40 आ जाए और जिनका गुणा करके 60 जाए, तो आप डायरेक्ट नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट सीधे सीधे संख्या है ही नहीं। वो मान जो आएगा वो बटे उटे में आएगा कोई मान, इसलिए नहीं हो पाएगा, आप डायरेक्ट देख करके नहीं लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 3 गुने से 28 डिग्री कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होता है ये, ठीक ठाक बना है, हाँ ठीक है। अब इसमें जो होता है ना, जानते हैं क्या क्या चीजें होती है समांतर चतुर्भुज में। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी हमेशा आमने सामने की ये भुजाएं बराबर होती हैं। ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर, और ये वाला जो एंगल होगा ये इस वाले एंगल के बराबर। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ये भी चीजें हमेशा एंगल जो होते हैं इसके बराबर होते हैं। अगर ये वाला एंगल क्या कहा गया है, अगर ये छोटा कोण, ये छोटा कोण है, ये बड़ा कोण है, देखिए अगर ये वाला कोण थीटा होगा तो ये वाले कोण के लिए बात कर रहा है। थीटा की जगह पे एक काम करते हैं ना, हम यहां से मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया जाए कि यक्स मान लेते हैं। ठीक, यक्स ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको यक्स मान लेते हैं। अगर ये वाला भुजा यक्स हो जाएगा ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हमें बात कर रहा है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई भी दो लगातार कोणों का योग, कोई भी दो लगातार कोणों का योग समांतर चतुर्भुज में, कोई भी दो लगातार कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी कि इस कोण को और इस कोण को जब आप जोड़ेंगे ना तो 180 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन ये दूसरे वाले जो कोण की माप कहा है वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अनुसार बताया गया। क्या बताया गया है, कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण मतलब कोई भी कोण रहा होगा, सबसे छोटे कोण का 3 गुना। सबसे छोटा कोण तो यही है ना, इसके कह रहा 3 गुना।
3 गुना कर दीजिए, तो आप भी 3 गुना करेंगे 3x हो जाएगा। से कह रहा 28 कम है, इससे भी 28 से कम है। बात समझ में आया? ये वाला एंगल इसके 3 गुने से 28 कम है। अब दोनों एंगल का योग अभी हमने जस्ट बताया, दोनों एंगल का योग होना चाहिए 180 डिग्री। दोनों को आप भी जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3x माइनस हो जाएगा 28। इसकी वैल्यू आनी चाहिए 180 डिग्री के बराबर। ये 28 जब उधर जाएगा तो जाके जुड़ जाएगा, तो 3x में x जोड़ेंगे तो मान हो जाएगा 4x की वैल्यू जाएगा 28, जब जाके उधर जुड़ेगा तो मान हो जाएगा 208। 4 से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मान जाएगा 4 4 पचे 20, 4 दूना हो जाएगा 8, 52 डिग्री आ जाएगा। तो यक्स का जो मान आया वो आ गया है 52 डिग्री। अगर यक्स का मान 52 डिग्री आया तो ये वाला एंगल कितना होगा? अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये वाला एंगल 52 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल कितना होगा? इस वाले एंगल की हम जब बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 180 में से वही 52 डायरेक्ट घटाइए ना, कोई जरूरी नहीं इसमें रखिए, आप डायरेक्ट निकालिए। 180 में से 52 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगा 128 डिग्री। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ये ऑप्शन नंबर हमारा है डी। ठीक है ना? अब आगे चलिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए, 1 मिनट का हम आपको समय देते हैं, बताइए। बताइए। देखिए, यहां से हम देखेंगे, कह रहा है क्या चीज क्वेश्चन में, कोई भी राशि रहा होगा, हमें नहीं पता, वह मूलधन हमें नहीं पता। ये मूलधन जो भी रहा होगा, ये कोई मूलधन रहा होगा, ये 2 वर्ष के बाद में कह रहा है 6400 रुपया हो जाता है 2 वर्ष में। फिर अगले कह रहा है, फिर आगे क्या कह रहा है, 4 वर्ष में, यहीं से 4 वर्ष में इसको लगता है 8100 रुपया हो जाता है। ये 4 वर्ष है। तो हमें एक चीज जरा बताइएगा, आप खुद सोचिए, दिमाग चलाइए। अगर यहां से ये 4 वर्ष लगा है तो यहां से यहां तक 2 वर्ष लगा होगा ना? बात समझ में आया? यानी कि जो भी ये राशि रहा होगा, 2 वर्ष में जितना गुना होकर के 6400 बन रहा है, उतने गुना होकर के 6400 रुपया 2 वर्ष में 8100 रुपया हो जाता है। इसलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, 2 वर्ष अगर इनके बीच में 2 वर्ष का अंतर है, तो हम क्या निकालेंगे, 2 वर्ष का निकालेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 2 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। और ये कैसे निकलेगा? आप क्या करेंगे, अगले वाले में पहले वाले से भाग दीजिए, अगले वाले में उसके पहले वाले से आप भाग दे दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 2 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये 2 वर्ष का ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यों आएगा? क्योंकि 2 वर्ष यहाँ पर है। अगर 3 वर्ष का गैपिंग होता तो 3 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1 वर्ष का गैपिंग होगा तो 1 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 5 वर्ष का गैपिंग होगा तो 5 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यानी कुल मिला के इन दोनों के बीच में जितने वर्ष का अंतर होगा, उतने वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। बस इसको आप सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा, तो यहाँ देखेंगे डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, 81 बटा हो जाएगा 64। ये 2 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 वर्ष की अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करते हैं तो कैसे निकलेगा, 1 वर्ष का निकालना, 2 वर्ष का तो पता चल गया हमें, 81/64 है। तो 1 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 वर्ष का जब भी निकालना हो, आप क्या करिए, 81 बटा डायरेक्ट करिएगा 64, इसका करड़ी ले लेना है। अब कहीं करड़ी कब लेना है, जब 2 वर्ष का दिया जाएगा तो करड़ी, अगर 3 वर्ष का दिया गया होता तो यहां लेते घनमूल, 4 वर्ष का दिया गया होता तो लेते चतुर्थ मूल, 5 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया होता तो लेते पांचवा मूल। क्लियर होगा? अब ध्यान से देखिएगा, ये मान हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 बटा हो जाएगा 8। यानी कि कोई भी राशि आप ऐसे सोच सकते हैं अब, कि कोई भी राशि अगर रहा होगा, 8 से अगर 9 हो जाता है, 8 से इसका मतलब 1 साल में 9 हो जाता है। कोई भी राशि है 8 से 9 हो जाती है 1 साल में, अगर 1 साल में 8 से 9 हो जाती है तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो रेट परसेंटेज हमें निकाला ना, 1 बढ़ा। लेकिन कहां से बढ़ा, 8 से 9 हो रहा है, इसका मतलब 8 से बढ़ा। और परसेंटेज में निकालना तो इसलिए बाहर से गुणा हो जाएगा 100 और लगा देंगे परसेंटेज। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5%। आपका आंसर हो जाएगा, या तो आप 100 में 8 से भाग दीजिएगा तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बात ये है, एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं, ये तो हमने पूछ लिया रेट, यहाँ पर क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ था। अगर आगे आने वाले समय में कभी भी अगर आपसे मूलधन की बात पूछता तो कैसे निकलेगा, मूलधन जरा बता रहे हैं हम आपको।
फिलहाल यहां पर नहीं पूछा गया है, इसलिए मूलधन जो भी आएगा वो ऊट पटांग आएगा थोड़ा सा। कोई जरूरी नहीं है पूरा पूरा एग्जैक्ट आ जाए। ठीक है ना? बस केवल जान लीजिए, तरीका जान लीजिए बस। यहां से 6400 से 8100 हुआ है तो कितने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चला है? 81/64 का, 2 साल का। तो ये पी रुपया भी है, इस पर भी तो 2 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होकर के 6400 होगा। यानी कि पी पर 2 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, 81/64 गुना कर देंगे तो ये 6400 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से पी का मान कैलकुलेट कर लीजिए, वही आपका हो जाएगा पी का मान। फिलहाल यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो ऊट पटांग आएगा थोड़ा सा। ठीक है ना? क्योंकि हमसे ये चीज पूछी ही नहीं गई थी, जब वो चीज पूछा जाएगा ना तो आपको ऊट पटांग नहीं आएगा, थोड़ा अच्छा आएगा जिससे आप सोल्व कर पाए। ठीक। अगला देखिएगा, 9वां देखेंगे। आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या दिया गया है? एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के लिए 870 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसे लाभ निकालना है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना पंसारी का। इसका मतलब है आपने मांगा 1 केजी और आपको मिला कितना है? केवल 870 ग्राम। अगर केवल आपको 870 ग्राम मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है? आपको नुकसान होगा। लेकिन जो आपको नुकसान अगर होता है तो पंसारी को फायदा हो जाएगा। उनको फायदा हो गया ना? जब उनको फायदा हो गया है तो फायदा कितने का हुआ? तो आप जरा समझिएगा, 870 ग्राम आपने लाया हुआ है, मांगा तो था 1000 ग्राम। 1000 ग्राम आपने मांगा और लाए हैं आप 870 ग्राम। तो रेशियो अगर लेते हैं ना तो ग्राम से ग्राम कटेगा, एक शून्य से एक शून्य कटेगा। यानी कि जो 87 आपसे पैसा उसने लिया पूरे 100 का और आपको दिया कितना? 87। यानी कि उस पंसारी का केवल 87 ही पैसा लगा है और पाया कितना है पैसा? 100 पा गया। इसका मतलब पंसारी को लाभ हुआ ना? लाभ हुआ तो कितने का हुआ? 13 का। कहां से हुआ है लाभ? अरे 87 से हो गया। बाहर से गुणा कर देंगे 100 और लगा देंगे परसेंटेज, यही आपका आंसर बनाएगा। तो 13 से 100 में गुणा कराएंगे तो वैल्यू हो जाएगा 1300 में 87 से आपको भाग देना है। 87 से आपको भाग देना है। जब आपको इसमें 87 से भाग देना है तो 87 से भाग दीजिए आप। 87 से भाग देंगे तो 87 से काटेंगे, 87 एक कम हो जाएगा 87। 87 से एक बार काटेंगे, 87 एक कम हो जाएगा 87। बचेगा कितना यहाँ से? 13 इधर बच जाएगा, 130 आगे बच जाएगा तो हो जाएगा टोटल 43 बच जाएगा। 43 जब बच जाएगा, 43 में एक शून्य लगा देंगे तो 400, ये 30 हो जाएगा। जब 430 होगा तो 87 से 5 बार नहीं जा पाएगा। 5 बार अगर हम लेके जाते हैं तो 87 से 5 बार गुणा कराते हैं तो 8 × 5 = 40, 7 × 5 = 35, यानी 435 आएगा। जब ये 435 आएगा, जबकि है कितना? 430 था वहां पर। है वहां पर कितना? 430 था। जब 430 था तो 5 बार पूरा नहीं जा पाएगा। इसका मतलब 5 से थोड़ा सा ना कम आएगा। 5 से थोड़ा सा कम आएगा, इसका मतलब 15% से थोड़ा सा कम आएगा। 15% से थोड़ा सा कम, केवल एक ही ऑप्शन है, पूरा आपको मन नहीं लगाना। ठीक है ना? अब हम लोग चलेंगे आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? कह रहा एक वस्तु पर 550 रुपए अंकित है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो उसे 10% का लाभ होता है। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है ना, एक क्या होता है? एमपी बटा सीपी का डायरेक्ट फार्मूला। एमपी बटा सीपी का रेशियो क्या होता है? 100 प्लस हो जाएगा प्रॉफिट और बटा हो जाएगा 100 माइनस हो जाएगा डिस्काउंट। एमपी की जब बात करता है तो डिस्काउंट वाला हमेशा उल्टा होता है। देखिए, डिस्काउंट वाला नीचे आएगा और सीपी वाले पे हमेशा लाभ लेते हैं, इसलिए वो उल्टा हो जाएगा। बस इसी में रख दीजिए। लाभ कितने का हुआ है? 10% का, तो 10 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा वैल्यू 110। छूट कितने का दिया है? 40 का, तो यहाँ हो जाएगा वैल्यू 100 से घटा देंगे 40 तो हो जाएगा 60। यहां से इन दोनों का आप एक काम करिए ना, रेशियो ले लीजिए। तो यहां से जाएगा 11:10। इसका मतलब हुआ अगर एमपी आपका 11 है तो सीपी आपका 6 होगा। लेकिन एमपी 11 की वैल्यू ना ऑलरेडी आपको दिया गया है 550। कै गुना हो गया? तो आप बोलेंगे 50 गुना हो गया। हमें तो मान उसका सीपी निकालना है, यानी कि 6 की वैल्यू निकालना है। तो 6 में भी हम 50 का गुणा कर देंगे। 6 में अगर हम 50 का गुणा करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 से 6 में गुणा कराएंगे तो वैल्यू हो जाएगा 300, हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? तो आप बोलेंगे ये ऑप्शन हमारा है बी। ठीक है ना? अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? कह रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहे एक चोर का पीछा एक पुलिसकर्मी करता है, जिसकी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 280 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? ये समय आपसे पूछा गया, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां मिनट में आंसर निकालना है।
सब के सब ऑप्शन जो दिए गए हैं ना वो मिनट में दिए गए हैं, तो मिनट में आपको आंसर निकालना है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। तो सबसे पहले नंबर देखेंगे, जो चोर है उसकी स्पीड दिया गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए चोर यहाँ पर है, ये भागे जा रहा है इधर, तो इसकी स्पीड जो दिया गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। एक जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर है, ये इसका पीछा कर रहा है, और कितनी की स्पीड से पीछा कर रहा है, कह रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा कर रहा है। इनके बीच में दूरी कितनी है, तो आपको ये बताया गया 280 मीटर का फासला है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लगाएंगे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि जब एक दिशा में दोनों के दोनों लोग भाग रहे हैं, जो इनके बीच का दूरी होगा इसी दूरी को क्या करना, एक्स्ट्रा चलना, किसे, पुलिसकर्मी को। इसका मतलब ये हो गया 280 मीटर एक्स्ट्रा चलना, किसको, पुलिसकर्मी को। इसकी अपेक्षा ज्यादा चलना है, इसकी अपेक्षा इसकी चाल ज्यादा है कितनी, तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये ध्यान रहे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये 1 घंटे में भी, आप बोल सकते हैं कि 1 घंटे में ये 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है। कौन, जो सिपाही चलता है। अगर 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, तो जरा बताइएगा, हमें तो उसकी स्पीड चाहिए मीटर और मिनट में, क्योंकि ये मान मीटर में दिया गया है, ये मान मिनट में लेना है समय को। तो एक काम करिए ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो था, इसको आप मीटर प्रति मिनट बदलिए। तो 5 है, तो 5 में अगर आपने 1000 से गुणा कराया तो ये हो जाएगा मीटर में। किलोमीटर था तो मीटर बन गया। अब नीचे वाला वैल्यू हावर में है, यानी घंटे में, घंटे को मिनट बदलेंगे तो यहां हो जाएगा 60 से आप भाग दीजिएगा तो ये मान जाएगा मिनट में। 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट, यानी कुल मिला के इतना मीटर प्रति मिनट आएगा। तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, आप 3 से 2 से काटिएगा, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, 2 से आप इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 50 से 5 में गुणा कराएंगे तो 250/3 मीटर प्रति मिनट आएगा। ये इसकी स्पीड आएगी। अब हमें क्या करना, समय निकालना है। समय निकालना, तो समय कैसे निकलेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा होता है चाल। दूरी कितनी है, 280 मीटर। अब हमारा एक राशि में चेंज हो चुका, देखिए मीटर में आया। अब हमें भाग देना इससे, किससे भाग देना है, 250 बटा हो जाएगा 3। अब ये मीटर प्रति मिनट आएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, मीटर से मीटर कट जाएगा, मिनट ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। कुल मिला करके जो हमारा मान आने वाला है ये किस में आ जाएगा, अब ये आ जाएगा मिनट में। ठीक। अब यहां से आप क्या करिएगा, एक शून्य से एक शून्य काट लीजिए, 3 से ऊपर गुणा कराइएगा। 28 में 3 का गुणा कराएंगे तो 28 त्रिका होता है 84 में 25 से भाग दीजिएगा। 25 तिया हो जाएगा 75, 75 में आप 9 जोड़ेंगे तो मान हो जाएगा 84, यानी कि 3 सही 9/25 मिनट आपकी क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 3 सही 9/25 मिनट आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। बढ़िया क्वेश्चन है, खासकर ऐसा जो क्वेश्चन होता है वह आपके वर्दी वाले में ज्यादा आता है। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का दुगना। फिर से समांतर चतुर्भुज आ गया, कोई बात नहीं है, फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये समांतर चतुर्भुज होता है, हमने अभी बस जस्ट बताया था कुछ देर पहले, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। इसका जो एरिया होता है ना, क्षेत्रफल, अब इसे यहां पर हम क्षेत्रफल बता देते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है इसका आधार और गुणे हो जाता है इसकी ऊंचाई, बस। अब यहां पर देखिएगा, इसका आधार तो हमें पता है ऑलरेडी, इसकी ऊंचाई को ना हम यच मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या आएगा, आधार गुणे हो जाएगा ऊंचाई। लेकिन आपसे एक चीज कहा गया है, यहां समझिएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया आधार, कह रहा है समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का दुगुना है। इसका आधार इसकी ऊंचाई का दुगुना है, यानी कि जो आधार है नीचे वाली वैल्यू, इसकी ऊंचाई का क्या है, दुगुना है। ऊंचाई को हम अगर यक्स मानते हैं तो इसका ये दुगुना है इसका आधार, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में साफ साफ। पढ़िए, इसका आधार इसकी ऊंचाई का दुगुना है, दुगुना कर दिया हमने। अब हमें लगाना इसका एरिया का फार्मूला, क्या दिया गया, आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि इन दोनों का हम कर देते हैं गुणा। आधार गुणे हो जाएगा ऊंचाई, बराबर ये दिया गया, इसका क्षेत्रफल दिया गया 300, कितना दिया है, 38। तो ये बराबर करके हो जाएगा 338 मीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या करेंगे, आप 2 से इसको काट लीजिएगा, 2 से काटेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 169 मीटर स्क्वायर। तो यक्स का, यक्स गुणे यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यक्स स्क्वायर बराबर 169, तो यक्स की वैल्यू आ जाएगा 13 मीटर आ जाएगा।
और यक्स हमने क्या माना हुआ है? यक्स हमने माना हुआ है ऊंचाई। यक्स हमने क्या माना हुआ था? ऊंचाई। और पूछा क्या है? इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ऊंचाई ही निकालना है। इसका मतलब यक्स का मान जो 13 आया हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बस यहीं तक था क्वेश्चन आपका। ठीक है, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, चलते हैं। ठीक है।